हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और जो पीडीएफ आप लोगों को दी जा रही है उसको आप पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होंगे प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, और अगर आप लोगों ने उससे ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, तो ये भी है कि उनसे बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व होंगे और इसको जो आपके अटेम्प्ट्स होंगे, अटेम्प्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा गया है। तो देखिए, कोलेनकाइमा एक ऊतक है कोई जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोलेनकाइमा एक ऊतक है जो कि किसको सहायता प्रदान करता है? पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखिए इसमें उत्तर दिख रहा है आपको, ए सही उत्तर इसका। तो देखिए इसका सही उत्तर ए ही है, पहला स्टेटमेंट सही है। कोलोनकाइमा होता क्या है? ये जो है पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका हिंदी में भारी भरकम नाम है स्थूल कोण ऊतक। हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये नाम है इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हम समझें कि एक टिश्यू होता है, ए टिश्यू ऑफ वेजिटेबल सेल्स विच एलोंगेटेड, ठीक है। तो स्थूल कोण ऊतक ऊतक होता है कोलेनकाइमा, जो कि पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। एक नारियल का जो भूसा होता है वो कोलेनकाइमा ऊतक से बना होता है। तो यहाँ पर बताएगा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो नारियल का भूसा क्या है? वो पेड़ का अंतर्भाग नहीं हो सकता, ठीक है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह इस वो कोलेनकाइमा नहीं होता जो उसमें होता है, ये होता है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा होता है ऊतक जो पौधे को कठोर और कठोर बनाता है। एक नारियल का भूसा स्क्लेरेंटिमेट्स ऊतक से बना होता है, ठीक है। इसका भूसा किससे बना होता है ये ध्यान रखना है, स्क्लेरेंटिमेटस से बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखने क्या है। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अनैच्छिक गति हमें बतानी है इसमें, ठीक है। अनैच्छिक गति कौन कौन सी है इसमें? तो देखिए पहला है संकुचन और हृदय की शिथिलता जो होती है, ये अनैच्छिक गति होती है, ठीक है। अनैच्छिक गति होती है संकुचन और हृदय की जो शिथिलता होती है, ठीक। अंगों का हिलना ये ऐच्छिक क्रिया होती है, ठीक है। ये जो है ऐच्छिक गति होती है, अंगों का हिलना। बाकी एलिमेंट्री कैनाल में भोजन का जो हिलना होता है वो भी अनैच्छिक गति होती है। रक्तवाहिकाओं का संकुचन और विश्राम का जो समय होता है वो भी अनैच्छिक गति होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है, क्योंकि दूसरा नहीं सही है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही है। सी सही है इसका, ठीक है। चलिए व्याख्या क्या है कि संकुचन और हृदय की शिथिलता, सहायक नहर में क्या है भोजन का हिलना, संकुचन, रक्तवाहिकाओं का शिथिल होना क्या है, ये सब अनैच्छिक गति के उदाहरण हैं, ठीक है। अंगों का हिलना जो होता है वो स्वैच्छिक आंदोलन नहीं होता, स्वैच्छिक गति नहीं होती है जो अंगों का हिलना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है एंजियोस्पर्म के पौधे नग्न बीज धारण करते हैं और आमतौर पर बारहमासी सदाबहार और वुडी होते हैं। एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वो नग्न बीज धारण करते हैं, आमतौर पर बारहमासी सदाबहार और वुडी होते हैं। तो बात सही है या फिर गलत है?
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के पौधे नग्नबीज धारण करते हैं, आमतौर पर 12 मासी सदाबहार वुडी होते हैं, तो ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है जिम्नोस्पर्म को फूल वाले पौधे कहा जाता है, ये भी गलत है। अगर हम इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, मतलब चेंज कर दें, एंजियोस्पर्म को नीचे जिम्नोस्पर्म को ऊपर करें, तो ये सही बन जाएगा। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। डी इसका सही उत्तर है। क्या है देखिए, जिम्नोस्पर्म जो होता है वो नग्नबीज धारण करते हैं, आमतौर पर 12 मासी होते हैं, सदाबहार होते हैं, वुडी होते हैं, ठीक है। दूसरा एंजियोस्पर्म को फूल वाले पौधे कहा जाता है, एंजियोस्पर्म को फूल वाले पौधे कहा जाता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बीज जो होता है एक अंग के अंदर विकसित होते हैं, ठीक है, जिसे फल बनने के लिए संशोधित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म है कि निग्न बीज धारण करते हैं और 12 मासी सदाबहार वुडी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, अधिकांश सरीसृप 3-4 दिन वाले तो ठंडे खून वाले होते हैं, 3-4 दिल वाले होते हैं या फिर ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, तो सही है या फिर गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, अधिकांश बोला गया, अगर सभी बोला जाता तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अधिकांश, अधिकांश है, ज़्यादातर है, ठीक है, लगभग शब्द जो होते हैं ये कन्फ्यूजन को बढ़ाते नहीं, ये आपको एक स्थिरता प्रदान करते हैं। तो थोड़ा सा इन सब शब्दों पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट, अधिकांश एबेस और स्तनधारी 4 चिरस्थायी हृदय वाले गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं, तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जब सही है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है, सी सही उत्तर हो गया। देखिए क्या है, अधिकांश सरीसृप जो होते हैं वो 3-4 दिल वाले ठंडे खून वाले, जबकि उनमें से ज़्यादातर में 3 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है, 3 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ में क्या होता है, 4 हृदय होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, मगरमच्छ में 4 हृदय कक्ष होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं उनमें क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश एबेस और स्तनधारी जो होते हैं 4 चिरस्थायी हृदय वाले गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। आगे है, डीएनए और आरएनए के संबंध में हमें सही बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, डीएनए में चीनी डिऑक्सीराइबोज प्रकार है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में केवल राइबोस होता है। बात सही है कि गलत है? तो देखिए क्या है, डीएनए और आरएनए के संबंध में बताना था कि डीएनए में चीनी डिऑक्सीराइबोस प्रकार होता है, जबकि आरएनए में चीनी केवल राइबोस होता है, ठीक है। तो डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है और आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। और दूसरा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड होता है और आरएनए सिंगल होता है, तो ये भी बात सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए सी इसका सही उत्तर। हाँ, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस प्रकार, जबकि आरएनए में होता है केवल राइबोस। डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। गुणसूत्र के संबंध में सही कथन बताना, हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें गुणसूत्र में डीएनए आरएनए और प्रोटीन होता है क्या, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा, इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा है, इसमें डीएनए और प्रोटीन होता है, ये बात सही है, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन होता है, इसमें गुणसूत्रों में, गुणसूत्रों के संबंध में सही कथन बताना था, इसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं, सही है।
डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं, ठीक ना। तो इसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं, ये बात सही है, सी सही है। देखिए क्या है कि क्रोमोसोम पशु और पौधे की कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर स्थित थ्रेड जैसी संरचनाएं होती हैं। जो क्रोमोसोम होता है वो पशु और पौधे की कोशिकाओं के अंदर में क्या होता है, केंद्रक के अंदर में स्थित थ्रेड जैसी संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन से बना होता है। ध्यान रखना है कि प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन का बना होता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का एकल अणु होता है इसमें, किसमें, प्रत्येक गुणसूत्र में, ठीक है। माता पिता संतानों के लिए पारित जो डीएनए में विशिष्ट निर्देश होते हैं जो प्रत्येक प्रकार के जीवित प्राणी को अद्वितीय बनाते हैं। ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो संतान होती है वो डीएनए के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। अगला है हीमोफीलिया के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए हीमोफीलिया के बारे में सही कथन हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी की ओर जाता है। हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी हो जाती है तब ये उसी की तरफ जाता है क्या। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है इससे वाइट ब्लड सेल्स में कमी आती है, ये क्या सही है या फिर गलत है। वाइट ब्लड सेल्स में कमी होती है, ये भी गलत है, ठीक। यह शरीर में रक्त के थक्के बनाने की क्षमता को बाधित करता है, शरीर में रक्त के थक्के बनाने की क्षमता को बाधित करता है, तो ये बात सही है हीमोफीलिया, ठीक है। रक्त का थक्का किससे बनता है, विटामिन के से, ध्यान रखना इसका, विटामिन के से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, बी सही उत्तर है। क्या होता है ये हीमोफीलिया, जिसे हीमोफीलिया भी कहा जाता है, एक ज़्यादातर वंशानुगत आनुवंशिक विकार होता है, वंशानुगत आनुवंशिक विकार होता है, ठीक है। वंशानुगत आनुवंशिक विकार होता है जो रक्त के थक्के बनाने के लिए शरीर की क्षमता को बाधित करता है और रक्त स्राव को रोकने के लिए जो कि आवश्यक प्रक्रिया मानी जाती है उसी को क्या करता है, ये बाधित कर देता है, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें। क्लॉटिंग फैक्टर के निम्न स्तर के कारण ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इससे लोगों को क्या होता है, चोट लगने के बाद अधिक समय तक रक्तस्राव होता है और आसानी से चोट लग जाती है और जोड़ों या मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। जिनके पास हीमोफीलिया होगा उनके जो रक्त का थक्का बनने का वो होता है, उस रक्त का थक्का बनाने की जो क्षमता होती है शरीर की वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो रक्तस्राव का खतरा बढ़ता है इससे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है अधिकांश स्तनधारियों में कौन सी सामान्य विशेषताएं होती हैं। ज़्यादातर जो अधिकांश स्तनधारी होते हैं उनमें कौन सी विशेषता होती है, ये हमें बताना है। पहला क्या है कि पसीने की ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ जो होती त्वचा पर पाए जाते हैं, बात सही है। वो कशेरुक हैं, ये भी सही है। इसकी रक्त कोशिकाओं में कोई नाभिक नहीं होता है, कोई नाभिक नहीं होता इसकी रक्त कोशिकाओं में, तो बात सही है या फिर गलत है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पसीने ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ त्वचा पर पाए जाते हैं, ये कशेरुक होते हैं और इसकी रक्त कोशिकाओं में कोई भी नाभिक नहीं होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्तनपायी की विशेषता क्या क्या होती है। स्तनधारी जो होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं, ध्यान रखना है। अधिकांश युवा जीवित पैदा होते हैं। उनके शरीर पर बाल या फुंसी होती है। स्तनधारी की एक कशेरुक भी होते हैं। सभी स्तनधारियों में सांस लेने के लिए सभी स्तनधारी जो होते हैं उनमें फेफड़े भी होते हैं, ठीक है। इसके दिल को 4 कक्षों में विभाजित किया जाता है, दायां अलिंद दायां निलय ऐसे करके होता है ना, बायां अलिंद बायां निलय, ठीक है। स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसकी रक्त कोशिकाओं में कोई भी नाभिक नहीं होता है, ऊंट और लामा को छोड़ दिया जाए तो। ऊंट और लामा जो है इसके अपवाद हैं, ठीक है ना, जिनके रक्त कोशिकाओं में नाभिक पाए जाते हैं, बाकी इनके रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। स्तनपायी में बाहरी कान मौजूद होता है,
बाहरी कान मौजूद होता है इनमें, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, थोड़ा इन विशेषताओं को ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि रक्त समूह के अलावा ओ, ए, बी और ए बी एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है। सही है या फिर गलत है? सही है या फिर गलत है? तो ये जो है विशेष प्रकार के रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा है, ए टाइप या ओ टाइप से ब्लड स्वीकार कर सकता है। जो ए वाले होते हैं वो ए से या फिर ओ से ब्लड ले सकते हैं, और ए बी या बी जो होते हैं ये डोनर से नहीं लेते, ठीक है। डोनर कौन इसमें? ओ, ठीक ना। ये दूसरा भी सही है। तीसरा है, मानव के रक्त में अंतर के पीछे जो होता है वो मुख्य कारण होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जो मानव में रक्त होता है, जो ए बी ओ या ओ पॉजिटिव नेगेटिव ये सब होते हैं, उनमें इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के कारण इनके मानव के रक्त में अंतर पाया जाता है, ठीक है। जो आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सर्कुलेट पाया जाता है, ठीक है। रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना, जिसे एंटीजन कहा जाता है। किसको? ग्लाइकोप्रोटीन को, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तीसरा भी आपका सही है और सही उत्तर इस हिसाब से हो जाएगा डी, ठीक है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओ ठीक है। देखिए क्या है कि ओ ए बी एक विशेष प्रकार का समूह होता है। 1952 में 1952 में पहली बार बॉम्बे में एक दुर्लभ विशेष रक्त समूह की खोज की गई और इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जो लोग इस दुर्लभ रक्त प्रकार को ले जाते हैं, लगभग 10 में से 1000, ठीक है, ये एक हट गया यहाँ से, 1000 भारतीय केवल एक अन्य बॉम्बे रक्त प्रकार के व्यक्ति से स्वीकार कर सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जो ओ ए बी या ए बी प्रकार का है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका। अगला प्रश्न है कि सही स्टेटमेंट बताना हमें। तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में वनों और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण शामिल है। तो समवर्ती सूची में है या फिर राज्य सूची में है या फिर केंद्र सूची में है? तो समवर्ती सूची मतलब ये जो है 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में शक्तियां दी गई हैं, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाते हैं और उसमें क्या है कि इनका दोनों का आपस में विवाद हो जाए, तो उस स्थिति में केंद्र के बनाए गए कानून को माना जाता है, ठीक है, उसको महत्व दिया जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। भारत संविधान के समवर्ती सूची में वन, जंगल जानवर और पक्षियों का संरक्षण शामिल किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 है। 48 किसमें है? ये है डीपीएसपी में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक आदेश है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार और देश के वनों वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 में ऐसा कहा गया है। ये भी बात सही है, ठीक है। और ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। और ये ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट जब सही है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, सी सही उत्तर है। देखिए क्या है इसमें, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में वनों, जंगली जानवरों, पक्षियों का संरक्षण शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42वें
संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या है 1976 के माध्यम से क्या कहा गया कि जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण को शिक्षा, भार, माप, न्याय प्रशासन के साथ साथ राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब? 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। संविधान का अनुच्छेद 51A(G) 51A(G) दिया गया तो क्या है? ये है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, ठीक है। और मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है USSR से, ठीक है, आज के रसिया से, ठीक है, रसिया के संविधान से। इसमें क्या कहा गया 51A(G) में, ये भाग 4 का है, ठीक है, और 51A अनुच्छेद है। इसके तहत 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो 11 मूल कर्तव्य जो हैं उनमें से 7वां नंबर है ये जी, मतलब ये पर्यावरण वनों से जो संबंधित है, ये 7वां नंबर का है। इसमें कहा गया वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 7वां नंबर कर्तव्य है मनुष्य का, व्यक्ति का। संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद? 51 का भाग 4 का, ठीक है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में 48A बताता है कि राज्य पर्यावरण रक्षा सुधार देश के वनों वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये भी बात सही है, ठीक है। हाल ही में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्मघाती विचारों, अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। तो उस हेल्पलाइन का नाम क्या है? इस हेल्पलाइन का नाम क्या है? नाम है इसका किरण। सही या विकास एम सपोर्ट नहीं है, नाम है उसका किरण, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नाम क्या है इसका? किरण नाम है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 20 का सही उत्तर है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव इस सबसे करने के लिए 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू किया है। अब इस हेल्पलाइन के बारे में देखते हैं क्या है। यह क्या करेगा? अगर लोग डिस्ट्रेस में हैं, महामारी से प्रेरित मनोवैज्ञानिक मुद्दे उनके चल रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल लगा हो, मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल कि उनको उनके दिमाग में कोई न कोई ऐसी चीज़ें चल रही हों, प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने आदि के उद्देश्य से। तो ध्यान रखना ये सब इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी ध्यान रखना है। जो किरण हेल्पलाइन है वो 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें स्वयंसेवकों के रूप में 660 नैदानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक और 668 मनोचिकित्सक हैं। इसमें ये जो आपका हेल्पलाइन नाम है किरण, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका समन्वय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज, समन्वय कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मतलब NIEPMD चेन्नई, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सीहोर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है, सीहोर जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। तो इन दोनों के द्वारा इसका समन्वय किया जा रहा है। किसके किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ऑफ फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई में है, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। NIEMPD और NIMHR, PMD है, MPD नहीं, ठीक है। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। हेल्पलाइन ऑपरेटरों को नाम या किसी पहचान के विवरण के लिए
कॉलर मतलब कॉलर जो फ़ोन करेगा उससे पूछने के लिए संवेदनशील बनाया गया, मतलब वो ठीक है ना, उनसे नहीं पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। हेल्पलाइन ऑपरेटरों को नाम या किसी पहचान के विवरण के लिए कॉलर से नहीं पूछने के लिए संवेदनशील बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आसाम राइफल्स के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, इसमें गलत बताना है। ठीक है, गलत बताना। पहला है, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत एक अर्धसैनिक बल है। बात सही है या फिर गलत है? यह अर्धसैनिक बल है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत। बात सही है। 1987 में भारतीय शांति सेना के बल के रूप में श्रीलंका में संचालित हुआ था यही आसाम राइफल्स। तो ये भी बात सही है। तो सही क्या है? गलत पूछा गया है, जब दोनों ही सही हैं सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत अर्धसैनिक बल है, 87 में भारतीय सेना के शांति बल के रूप में श्रीलंका में संचालित हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्या है? असम राइफल्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। सही है। आगे है, 1835 में 1835 में अस्तित्व में आया हुआ 1835 में अस्तित्व में आया एक मिलिशिया के रूप में, जिसे कैचर लेवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैचर लेवी। ये मिलिशिया के रूप में थे 1835 में जब इनका गठन किया गया, तो ये इनको कहा जाता था कैचर लेवी। और मुख्य रूप से ब्रिटिश चाय संपदा आदिवासी छापों के खिलाफ उनकी बस्तियों की रक्षा करने के लिए इनको चुना गया था। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई थी। इसने प्रशासन और वाणिज्य के लिए असम क्षेत्र को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और समय के साथ इसे नागरिक के दाहिने हाथ और सेना के बाएं हाथ के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, नागरिक का दाहिना हाथ और सेना का बाएं हाथ के रूप में। स्वतंत्रता के बाद की मुख्य भूमिका इनकी क्या क्या रही भाई? ये चीन भारत युद्ध जब 1962 में हुआ था, उस दौरान इन्होंने पारंपरिक युद्ध भूमिका निभाई थी। 1987 में भारतीय शांति सेना भेजी गई थी श्रीलंका में, तो वहाँ भी इन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शांति व्यवस्था की भूमिका निभाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है इन्हीं का, आसाम राइफल्स का। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में एक भूमि बंद देश है? एक भू आबद्ध देश है, भू आबद्ध देश है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। तो ये तो चारों ही स्टेटमेंट वहाँ के हैं क्या? पहला स्टेटमेंट है, पहला है ब्राज़ील, दूसरा है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। ठीक है, फिर पेरू है, बोलीविया, ब्राज़ील। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि भू आबद्ध देश है या लैंड लॉक्ड कंट्री है? तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये है आपका साउथ अमेरिका, यही है ना साउथ अमेरिका। ये आपका पड़ता है कौन? ब्राज़ील। ये इधर तो समुद्र निकल गया, तो ब्राज़ील होगा नहीं। दूसरा है वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पड़ता है भाई? वेनेजुएला ये रहा आपका, यहाँ पे खुल गया। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ब्राज़ील और वेनेजुएला तो गए। अब बचा कौन? पेरू। पेरू क्या है? पेरू आपका जो है वो ये वाला एरिया है, तो ये इधर खुला हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी, बोलीविया। ठीक है, अब बोलीविया जो है वो आपका पड़ता है ब्राज़ील के जस्ट पीछे, ऐसे है, ऐसे लगा हुआ है, इतना बड़ा नहीं है तो बहुत बड़ा। तो इधर देखिए पेरू
पेरू इधर लगा हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर आपका चिली, चिली तो ऐसे करके पूरा यहाँ तक है, ठीक है ना। फिर इधर है अर्जेंटीना, इस तरीके से, फिर पराग्वे भी है। तो कौन कौन इसकी सीमा किससे किससे लग रही है, ब्राज़ील, पेरू, चिली, ठीक है, पराग्वे, और उसके अलावा अर्जेंटीना से इसकी सीमा लगती है, और ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हुआ, सी हो गया, ठीक है। देखिए, पराग्वे, बोलीविया, दक्षिण अमेरिका में केवल 2 लैंडलॉक्ड देश हैं। कौन कौन है, पराग्वे भी है और बोलीविया भी है। तो अब ये भी देखते हैं, देखिए मैप है इसका साउथ अमेरिका का, ठीक है, ऐसे कुछ है साउथ अमेरिका का मैप, ठीक है ना। एक तो पराग्वे है और दूसरा कौन सा है आपका, बोलीविया। तो हमने क्या बताया था, बोलीविया यहाँ पे है और पराग्वे भी यहीं पे है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका चिली है, इधर आ रहा है, ये आपका पेरू हो जाएगा, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है वो इस तरीके से, ठीक ना। लेकिन जो एक और है अर्जेंटीना, ये ना अर्जेंटीना, तो इससे भी सीमा लगाता है, ये इस तरीके से पूरा घेरे पड़ा है। तो ये 2 देश हैं, यही नाम है क्या, पराग्वे और बोलीविया, जो 2 देश ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड देश हैं, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। ब्लू ग्रीन पॉलिसी हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। तो ये है केरल या फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर लद्दाख। लद्दाख है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, केरल नहीं है, लद्दाख भी नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, और ये है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली है जिसने ब्लू ग्रीन पॉलिसी को शुरू किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। तो सही उत्तर सी है इसका। देखिए क्या इसमें कि दिल्ली विकास डीडीए दिल्ली में 2041 के मास्टर प्लान की तैयारी के लिए सार्वजनिक परामर्श ले रहा है समय। इसमें क्या, अगले 2 दशकों में शहर के विकास के लिए एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया गया है। मौजूदा जो मास्टर प्लान है 2021, मतलब अगले साल पुराना हो जाएगा, जो अभी चल रहा है प्लान वहाँ पे दिल्ली में, तो क्या होगा 2021 में वो समाप्त होने वाला है, ठीक। एजेंसी उस समय तक नई योजना को अधिसूचित करना चाहती है, मतलब अब 2021 में जो प्लान खत्म होगा तो क्या करेंगे, तत्काल तो होगा नहीं, तो उसको पहले से ही तैयार कर रहे हैं कैसे क्या करना। ड्राफ्ट नीति का ध्यान जल निकायों और उसके आसपास की भूमि, जिसे ग्रीन ब्लू नीति के रूप में जाना जाता है, शहर को एक नया आकार देगी। और ये ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी देखते हैं क्या है। तो वाटर ब्लू बुनियादी ढांचा नदियों, नहरों, तालाबों, वेटलैंड्स, बाढ़ और जल उपचार सुविधाओं जैसे जल निकायों को संदर्भित करता है, ध्यान रखना है इसका, ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा आगे है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पेड़, लॉन, हेडगेरो, पार्क है, खेत है, जंगलों के लिए है। यह अवधारणा जो है वो शहरी नियोजन को संदर्भित करती है, ध्यान रखना कि जो ये अवधारणा है ये शहरी नियोजन को संदर्भित करती है, जहाँ पर जल निकाय और भूमि कैसी है, अनन्याश्रित है, ठीक है। तो अनन्याश्रित भूमि है और एक दूसरे की मदद से ये बढ़ते रहते हैं, वो पर्यावरण और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संगम की कविताओं में मोमेंदर का उल्लेख किया गया है। संगम की कविताओं में मोमेंदर का उल्लेख किया। संगम काल के बारे में आपको पता होगा, 3 संगम हुए थे, ठीक है। तो संगम कविताओं में एक मोमेंदर का उल्लेख है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 प्रमुख
जिसका उपयोग 3 शासक परिवारों के प्रमुखों के रूप में के लिए किया जाता है। ये तीनों सत्ताधारी परिवार कौन कौन से हैं? तो चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य। इसके चोल, चेर, पांड्य होने चाहिए, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य, यही है संगम साहित्य में जो मोमेंदर कहा गया था, ठीक है। मोमेंदर शब्द इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है। एक चीज और है, संगम साहित्य में हमने इतिहास जो पढ़ा है तो उसमें बताया है कौन, को, मन्नन, ये 3 शब्द हैं, ये राजा के लिए यूज किए गए शब्द हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो सही उत्तर डी है इसका, ठीक है। देखिए क्या है ये, संगम की कविताओं में मोमेंदर को उल्लेखित तमिल शब्द जिसका अर्थ होता है 3 प्रमुख, 3 शासक परिवारों के प्रमुखों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें चोल, चेर और पांड्य थे। ये लगभग 2300 साल पहले, आज के 2300 साल पहले कहा थे कि दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है ना। 3 प्रमुखों में से प्रत्येक के पास सत्ता के 2 केंद्र हुआ करते थे। एक थी उनकी इनलैंड वाली भूमि, और दूसरा था तटीय इलाका। ये है ना भारत का मैप, ऐसे है, ऐसे कुछ करके है ना भारत का मैप, ठीक है। तो ये है चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो इनके पास इनलैंड की जमीन भी है और तट भी है इनके पास, ठीक है। ये 2 इनके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इनके 6 शहरों में से 2 महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? नाम था पुहार या कावेरीपट्टनम, जो चोलों का बंदरगाह हुआ करता था, और मदुरई, जो कि पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। पुहार या कावेरीपट्टनम जो था वो चोलों का बंदरगाह था, और मदुरई जो थी पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी, जो कि क्या थी, ये प्रमुख शहर थे, महत्वपूर्ण थे 2, ठीक है। इसका सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल के लिए युद्ध छोड़ दिया और धम्म को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो अशोक के धम्म में शामिल क्या है? अशोक का जो धम्म था वो क्या था? यहाँ पे प्रश्न ये है कि अशोक का जो धम्म है वो क्या था। तो धम्म का मतलब क्या था? धर्म। तो धर्म कौन सा? पूजा पाठ करने वाला? पूजा पाठ करने वाला धर्म नहीं था। उसमें था कि एक ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि एक बलिदान का प्रदर्शन होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हिंसा से ऊब के उन्होंने युद्ध छोड़ा था, युद्ध करना, लड़ाई करना उन्होंने बंद किया था, ठीक है। पहला तो गलत है। दोनों भगवान की पूजा करते हैं और एक बलिदान का प्रदर्शन, तो बलिदान आ रहा तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक बलिदान और भगवान की पूजा नहीं, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर डी होगा, ठीक है। उनके धम्म में ईश्वर की पूजा और बलिदान का प्रदर्शन दोनों ही शामिल नहीं था। वो कहते थे कैसे? उनके धम्म का मतलब कुछ और होता था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए, सही उत्तर क्या हुआ? इसका डी हो गया, ठीक है। तो ईश्वर की पूजा और बलिदान का प्रदर्शन दोनों ही शामिल नहीं था, डी सही उत्तर है। क्या किया सम्राट अशोक ने? अपने जीवन काल के लिए युद्ध छोड़ दिया और धम्म को अंजाम देने शुरू किया। और अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा एक प्रदर्शन शामिल नहीं था। इसमें महसूस किया उन्होंने कि बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से अपने विषयों को निर्देश देना उनका कर्तव्य है। तो बौद्ध धर्मानुयायी हो गए थे ना अशोक। उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए, नाम था धम्म महामात्र। क्या नाम था? धम्म महामात्र नाम था। तो धम्म महामात्र क्या करते थे? वो जगह जगह जाकर लोगों को धर्म के बारे में पढ़ाते थे। पढ़ाते मतलब बताते थे उनको, ठीक है। अब वो ध्यान ये भी रखते थे कि कहाँ पे कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। धर्म के अनुसार ही समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सब काम था उन्हीं का। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर भी अंकित कराया था। अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके संदेश को उन लोगों को पढ़ाएं जो स्वयं इसे नहीं पढ़ सकते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाइए, जिससे उनके भी अंदर ज्ञान का प्रसार हो सके, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हुआ? डी हो गया इसका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है,
शिलप्पाधिकारम और मणि मेखलई के बारे में बताना है, सही उत्तर कौन सा है? तो देखिए, शिलप्पाधिकारम इलंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया था और मणि मेखलई बौद्ध कवि थे सितलई सत्तनार। क्या नाम था? सितलई सत्तनार के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, इलंगो अडिगल ने लिखा था। ठीक है, अब इलंगो अडिगल जो थे, ये इलंगो अडिगल ने ही लिखा था। शिलप्पाधिकारम मणि मेखलई लिखे थे सितलई सत्तनार ने लिखा था। सही है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा है, शिलप्पाधिकारम मणि मेखलई के लेखन के 4 शताब्दियों के बाद लिखा गया था, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही पूछा गया था और पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए क्या है कि शिलप्पाधिकारम को दूसरी शताब्दी में इलंगो अडिगल ने लिखा था, दूसरी शताब्दी में। मणि मेखलई को 5वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध कवि थे सितलई सत्तनार ने लिखा था। शिलप्पाधिकारम मणि मेखलई को जुड़वा महाकाव्य कहा जाता है। शिलप्पाधिकारम और मणि मेखलई को जुड़वा महाकाव्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे एकल परिवार की कहानी बताते हैं, एक निरंतर कहानी बनाते हैं। इसमें कोवलन की कहानी है। ठीक है, कोवलन कौन है? पुहार के अमीर व्यापारी के पुत्र हैं कोवलन। ठीक है, देखिए, कन्नगी कोवलन की धर्म पत्नी है और माधवी है नर्तकी, जिसके साथ कोवलन पत्नी के रूप में रहती थी। और मणि मेखलई जो इस विवाह का बच्चा था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यही कहानी मतलब है इसमें, शिलप्पाधिकारम मणि मेखलई में ये कहानी बताएगी। कोवलन के पुहार के एक अमीर व्यापारी का लड़का है, कोवलन नाम है इसका। इसकी एक कन्नगी इसकी पत्नी है, धर्म पत्नी, और माधवी है नर्तकी। ठीक है, तो कन्नगी जो थी, ठीक है ना, चलिए, दोनों पहला सही दूसरा गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि राजा अजातशत्रु के संरक्षण में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। राजा अजातशत्रु थे, अजातशत्रु के समय पे ही पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये बात क्या है? सही है ना? सही है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही हुआ था पहला। ठीक है, दूसरा है, दूसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो कालाशोक ने के संरक्षण में वैशाली में आयोजित हुआ। पहला अजातशत्रु ने करवाया, दूसरा करवाया कालाशोक ने, ये भी बात सही है। तीसरा है, अशोक के संरक्षण पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ, ये भी बात सही है। चौथा, महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, और हम आपको बताए थे कि कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में कराया गया था। ठीक है, ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष, चौथी वाले के अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष और वसुमित्र, 2 लोग थे। ठीक है, और इसी में हीनयान महायान में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अजातशत्रु के पहला हुआ महाकश्यप थे अध्यक्ष इसके। दूसरा हुआ 386 BC में, कहाँ? वैशाली में, कालाशोक के संरक्षण में सुबुकामी जो था, सुबुकामी नाम है इनका। ठीक है, सुबुकामी नाम है, अध्यक्ष थे ये। तीसरा बौद्ध संगीति हुई है 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में हुई। ये इसके थे मोगलिपुत्र तिस्स। ठीक है, कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखना। अगला है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है 72 ईस्वी में, 72 AD। कनिष्क समय, ये कुषाण राजा है कनिष्क, इसके संरक्षण में हुआ। इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष हैं वसुमित्र। ठीक है, इसमें बौद्ध परिषद बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान में विभाजित हो गए दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता और उनकी पूजा की वस्तुओं के बारे में बताना है, निम्नलिखित सही कथन कौन सा है। पहला है कि भगवान शिव को एक महत्वपूर्ण हड़प्पा के भगवान माना जाता था, बात सही है कि नहीं। वहाँ पे क्या मिला है, शिवलिंग मिली है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है ना, सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, महिला देवताओं हड़प्पा धार्मिक वस्तुओं में अनुपस्थित थी, अनुपस्थित कैसे थी, उपस्थित थी ना, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पेड़ भी हड़प्पा वासियों द्वारा पूजे जाते थे, पेड़ों की पूजा नहीं थी। ठीक है, चौथा है, हड़प्पा वासियों द्वारा किसी भी जानवर की पूजा नहीं की जाती थी, नहीं, पेड़ भी हड़प्पा वासियों द्वारा पूजे जाते थे। महिला देवता हड़प्पा धार्मिक वस्तुओं में अनुपस्थित थी, बात तो सही है। एक मिनट फिर से, शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, बात सही है। दूसरा गलत है, वहाँ पे बोला गया कि अनुपस्थित थे, तो लेकिन नहीं, उपस्थित थी ये। ठीक है, जैसे शाक्त धर्म जो शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, इनके पूजा का प्रचलन जो है, हमने बताया है इतिहास वाले वीडियो में, जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि शाक्त धर्म का संबंध जो है शैव धर्म से है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता से जानकारी मिलती है, तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या स्टेटमेंट, पेड़ भी हड़प्पा वासियों द्वारा पूजे जाते थे, प्रकृति की पूजा तो करते थे। ठीक है, तो ये बात सही है। तीसरा है, चौथा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा किसी भी जानवर की पूजा नहीं की जाती थी, तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि जानवरों की पूजा तो किए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जानवर की पूजा करते थे ये, देवियाँ भी उपस्थित थी। ठीक है, हाँ, तो पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा चौथा गलत है, सी इसका सही उत्तर है। पूजक वस्तुओं के प्रमाण हड़प्पा मोहरों और टेराकोटा मूर्तियों के अध्ययन से प्राप्त होता है। मोहरों से प्राप्त होने वाले सबूतों में सबसे प्रसिद्ध है एक देवता जिसे कहते हैं प्रोटो शिवा। इसके अलावा कुछ हड़प्पा बस्तियों में शिवलिंग मिली हुई है, फालिक प्रतिमा पाए गए हैं। इन सभी प्रमाणों से विद्वानों का मानना है कि शिव हड़प्पा वासियों सबसे महत्वपूर्ण पुरुष देवता हुआ करते थे, शायद मंदिर उसी भगवान को समर्पित था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। अब देवियों के बारे में क्या है कि हड़प्पा की बस्तियों में बहुत बड़ी संख्या में टेराकोटा मूर्तियां निकली, इनमें विस्तृत करधनी, क्या करधनी, लोहे के कपड़े, हार के साथ सजी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिली हैं वहाँ पे। उन्होंने पंख के आकार की हेड ड्रेस भी पहनी हुई है, जैसे पहनते हैं, कभी कभी उन्हें एक शिशु के साथ दिखाया जाता है। प्रजनन क्षमता की सामान्य धारणा गर्भावस्था के कई अभ्यावेदन द्वारा इंगित की जाती है, जैसे एक महिला के गर्भ से निकला हुआ पेड़, तो ये सब भी वहाँ पे है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इन सबूतों में प्रजनन क्षमता, मातृ देवी पूजा के दोषों प्रसार का संकेत मिलता है, तो इससे ही सही होता है कि उस समय मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फिर आगे है, मातृ देवी की पूजा होती, दूसरा गलत था। तीसरा है, हड़प्पा वासियों ने भी पेड़ की आत्माओं की पूजा की थी, कई मोहरों में पीपल के पेड़ को दर्शाया गया है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आगे क्या है, बड़ी संख्या में जानवरों की भी पूजा होती थी, फिर भी हमारी जानकारी मोहरों और मोहर पर उनके प्रतिनिधित्व से आती है जो कि टेराकोटा से बने हुए थे, तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। अब देखिए, हीनयान के बारे में बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हीनयान के बारे में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही भाई। पहला है, व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास किया इन लोगों ने। ठीक है, क्या किया, इन्होंने व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास किया था। तो हीनयान के बारे में क्या है कि इन्होंने व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास किया, बात सही है कि गलत है। हीनयान ने व्यक्तिवादी धर्म की बात की थी, सही बात है। ठीक है, व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास किया इन लोगों ने। दूसरी चीज, बुद्ध की पूजा जो है इन्होंने पुरुष के रूप में की, मानव के रूप में की। तो ये भी बात तो सही है।
मानव के रूप में ही तो इन्होंने किसकी पूजा की थी, किसकी, गौतम बुद्ध की पूजा इन्होंने मानव के रूप में ही की थी, हीनयान ने मानव के रूप में ही इन्होंने की थी। इन्होंने क्या बोला था, देखिए, हीनयान है और महायान। तो हीनयान का मतलब क्या है, निम्न मार्गी है ये, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं, निम्न मार्गी है, ठीक है। दूसरा है, इन्होंने कहा कि बुद्ध जो थे महापुरुष थे, ठीक है। इसके आगे इन्होंने क्या बोला कि व्यक्तिवादी धर्म की बात की है, ये कहते हैं व्यक्तिवादी धर्म की बात करते हैं कि व्यक्तिवादी मोक्ष की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आगे है कि इन्होंने ये मूर्ति पूजा में इनको विश्वास नहीं था, मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं था इनको, ठीक। इसके अलावा भिक्षु जीवन का समर्थन करते थे ये। अब अगर हम महायान की बात करें तो महायान में क्या था, ये उत्कृष्ट मार्गी थे, ठीक है, उत्कृष्ट मार्गी हैं। ये कहते हैं बुद्ध देवता थे। परोपकार पर सेवा की बात करते हैं ये लोग, कौन, महायान वाले, ठीक है, परोपकार व पर सेवा वाली बात करते हैं, ठीक है। फिर आत्मा पुनर्जन्म के समर्थक हैं, सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ सिद्धांत की बात करते हैं, कौन, महायान, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास करते हैं। दूसरी चीज, मानव रूप में बुद्ध की पूजा की इन लोगों ने, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसका सी है, ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। ये जब बुद्ध की पूजा की, पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला वाला सही है, सही उत्तर इसका ए होगा, ठीक है। देखिए क्या है कि धर्म से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर दिया इन लोगों ने। हीनयान बौद्ध धर्म ने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और इसलिए उन्होंने मानव रूप में बुद्ध की पूजा नहीं की थी, वो सिर्फ मानते थे कि वो मनुष्य थे, ठीक है। ये चीज़ें इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर सही कथन बताना हमें, कौन सा सही है, ठीक है। तो महावीर 24वें तीर्थंकर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, 24वें नहीं, ये 23वें हैं, 23वें तीर्थंकर है ना, सही है। तो ये जो है 23वें तीर्थंकर थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो सही उत्तर, गलत पूछा गया था ना, सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत मिल गया, तो सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा महावीर 6 साल तक मकारी गौशाला पुट्टा से जुड़े रहे, उनके गुरु थे, लेकिन बाद में गंभीर दार्शनिक मतभेदों के कारण विदा हो गए वहाँ से। फिर उसके बाद क्या है, तब महावीर निग्रंथ संप्रदाय में शामिल हुए, जबकि मकर गौशाल पुट्टा ने क्या किया, आजीविका धर्म शुरू किया था। महावीर के बाद जैन धर्म महावीर की 11 शिष्यों के नियंत्रण में आया, अर्थात गणधर बनी हुई, ठीक है। तो महावीर जब मरे तो उस जैन धर्म जो है महावीर के 11 शिष्यों के नियंत्रण में आया जब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो उनको बोलते थे गणधर, ध्यान रखना, गणधर जैन धर्म से संबंधित शब्द है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था। चलिए अगला प्रश्न है, सही बताना इसमें कथनों पर विचार करके, ठीक है। देखते हैं, कथनों पर विचार करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि अशोक के शासन के दौरान संस्कृत ने देश के लोक भाषा के रूप में कायम किया, सही है या गलत है। अशोक के शासन के दौरान संस्कृत ने देश की लोक भाषा के रूप में काम किया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि उस समय पाली प्राकृत चलती थी, ठीक है, पाली प्राकृत, प्राकृत नाम है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। पाली ने उसी स्थान का अधिग्रहण किया और राज्य की भाषा के रूप में कार्य किया, विशेष रूप से गुप्त काल के बाद। तो दोनों ही उल्टा कर देते हैं, पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों गलत हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही उलट पुलट हैं, ठीक है। डी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है कि अशोक के शासनकाल मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राकृत
संस्कृत नहीं, प्राकृत देश की भाषा के रूप में काम किया था, ठीक है। बाद में संस्कृत जो थी वो पाली नहीं ने, मतलब संस्कृत ने क्या किया, उसी स्थान का अधिग्रहण किया, मतलब पाली का स्थान ग्रहण कर लिया जब गुप्त काल का समय आया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और गुप्त काल का समय चौथी शताब्दी में आता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों के उदय के कारण क्या रहे हैं। तो हमें ये बताने हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो उदय हुआ है उसके कारण क्या रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि क्षत्रियों ने इन धर्मों को ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी वर्चस्व और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित किया था। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, सही है या फिर गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है। इन नए धर्मों का उदय उत्तर पूर्वी भारत में एक नई कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार में हुआ। तो ये भी बात सही है, ठीक है। उदय उत्तर पूर्वी भारत में एक नई कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार में हुआ। तो ये बात सही है, ठीक है। इतिहास वाला जो वीडियो है जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित, उसको जब आप देखेंगे तो आपको इस सब के बारे में अच्छे जानकारी मिलेगी। तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही सही है और सही उत्तर पूछा भी गया था इसमें, ठीक है। तो दोनों ही जैन धर्म बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों के उदय के कारण रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है, सही स्टेटमेंट सही कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था। सही है या फिर गलत है। राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म का संरक्षण किया, तो बात सही है ना। राष्ट्रकूटों ने व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य और कन्नड़ साहित्य का संरक्षण किया, राष्ट्रकूटों ने ही, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तीसरा है, राष्ट्रकूट शासक था अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम था राष्ट्रकूट शासक जिसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखा था। कविराज मार्ग एक किताब थी, उसको अमोघवर्ष प्रथम ने लिखा था, कन्नड़ भाषा में लिखा था, और जो कि राष्ट्रकूट शासक भी था, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। कविराज मार्ग इन्होंने लिखा था, कन्नड़ भाषा में ही लिखा गया है, ठीक है। और राष्ट्रकूट शासक भी हैं ये। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। व्याख्या भी वही है जो स्टेटमेंट था। राष्ट्रकूट ने जैन धर्म का संरक्षण किया, डेक्कन मतलब दक्षिण भारत में क्या किया, जैन धर्म की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रकूट शासकों ने, ठीक है। राष्ट्रकूट ने व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया और कन्नड़ साहित्य ने अपने समय के दौरान इसकी शुरुआत देखी। तीसरा है कि अमोघवर्ष प्रथम कविराज मार्ग किताब लिखे थे जो कि कन्नड़ भाषा में था। यह एक ऐतिहासिक साहित्यिक कृति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका देखिए उत्तर दिख गया था, ये है इसका सही उत्तर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना बर्बाद किया जाए, फिर भी देख लेते हैं इसको। देखिए कैप्चा एक प्रकार का प्रतिक्रिया परीक्षण है। कैप्चा एक प्रकार का प्रतिक्रिया परीक्षण है जिसका उपयोग कंप्यूटिंग में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या नहीं। उपयोगकर्ता मानव है या नहीं, इस चीज़ के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, जिसे हम नियमित रूप से कई वेबसाइटों के लॉगिन पृष्ठों में देखते हैं। तो जो कैप्चा है किसके लिए है ये बताना हमें। तो देखिए क्या है, पहला है कि कंप्यूटर और मानव को अलग बताने के लिए पूरी तरह से स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण होता है। सही है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है ना। तो सही उत्तर ये, तो इसी को हम कैप्चा बोलते हैं, ठीक है। सही उत्तर ए है। क्या होता है देखिए, कैप्चा कंप्यूटर मानव को अलग बताने के पूरी तरह स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण के लिए है। कैप्चा निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता वास्तविक है या फिर स्पैम रोबोट है, ठीक है। कैप्चा गणित या सामान्य ज्ञान के प्रश्नों, दृश्य पहेली, यहाँ तक कि शतरंज पहेली सहित कई मानव सत्यापन विधियों का भी उपयोग करता है। एक प्रकार की यह एक चुनौती प्रतिक्रिया परीक्षण है जिसका उपयोग कंप्यूटिंग में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या कि नहीं है।
यह शब्द 2003 में लुई वॉन आह थे, नाम था इनका लुइस वॉन आह, मैनुअल ब्लम, निकोलस जे हूपर और जॉन लैंगफोर्ड के द्वारा गढ़ा गया था। इन 4 लोगों के द्वारा गढ़ा गया था। सबसे आम प्रकार कैप्चा संस्करण 1.0 के रूप में प्रदर्शित को पहली बार कहाँ 1997 में समांतर रूप में काम करने वाले 2 समूहों द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है, पहली बार अगर देखा जाए तो 1997 में एक 2 लोग आपस में काम कर रहे थे तो उन्होंने इसको देखा था, पता लगाया था इसका। लेकिन जब गढ़ने वाली बात हुई तो उसको लुइस वॉन आह, मैनुअल ब्लम, निकोलस जे हूपर और जॉन लैंगफोर्ड के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, कब? 2003 में। ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है कि रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह भारतीय रेलवे सूचना प्रौद्योगिकी विंग है। कौन? रेलवे सूचना प्रणाली जो केंद्र है, जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र है वह भारतीय रेलवे की सूचना प्रौद्योगिकी विंग है, आईटी विंग है। सही है ना? पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही उत्तर पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि रेलवे मंत्रालय ने जुलाई 1986 में एक सोसाइटी की जुलाई 1986 में ध्यान रखना एक सोसाइटी के रूप में CRIS की स्थापना की। यह भारतीय रेलवे की सूचना प्रौद्योगिकी की विंग है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे के कार्यों जैसे कि यात्री टिकटिंग होता है, माल परिचालन है, ट्रेन प्रेषण है, नियंत्रण है, चालक दल प्रबंधन, ई प्रोक्योरमेंट आदि का काम करता है CRIS। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेटिका गेट का उद्घाटन किया। ये पेटिका गेट क्या है भाई? पेटिका गेट या फिर पत्रिका का द्वार हिंदी में। तो पत्रिका का द्वार या पेटिका गेट कहाँ पे है? ये देखिए, बेंगलोर में है या नई दिल्ली, कोलकाता में है या फिर जयपुर में। तो सही उत्तर इसका है जयपुर। ठीक है, सही उत्तर क्या हुआ? जयपुर है। ठीक है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है जयपुर में, राजस्थान की राजधानी है। इसका निर्माण राजस्थान पत्रिका समूह प्रकाशन द्वारा किया गया है। राजस्थान पत्रिका समूह प्रकाशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत, ध्यान रखना है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत एक स्मारक के रूप में बनाया गया एक प्रतिष्ठित द्वार है। मिशन अनुपम के तहत किसके द्वारा? जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। ठीक है, पेटिका गेट का निर्माण हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के साथ जयपुर को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अभी समाचार में भी इसीलिए आया था, विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया इसको। ठीक है, 2019 में मान्यता प्राप्त करने के लिए जयपुर अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा शहर हुआ। कब? किसमें? यूनेस्को में। भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 आपका मिश्रित स्थल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि भारत में 38 विश्व विरासत स्थल हैं, इनमें से 30 जो हैं सांस्कृतिक हैं, 7 हैं आपके प्राकृतिक वाले और 1 है जो कि मिश्रित स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।